वक्फ कानून को, जो वक्फ बोर्ड को जो असीमित शक्तियां दे दी गई थी, तब उस वक्त की जो सरकार थी, यानी यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, जिसमें सोनिया गांधी और जिसमें राहुल गांधी असीमित शक्तियों के साथ थे, ठीक उसी तरह जिस तरह से आज वक्फ बोर्ड जो असीमित शक्तियों वाला था आज तक, ठीक उसी तरह से कांग्रेस के अंदर भले ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, लेकिन असीमित शक्तियां राहुल गांधी और साथ साथ सोनिया गांधी के पास थी। तो ये जो असीमित शक्ति वाले राहुल गांधी, सोनिया गांधी थे, उन्होंने, और जो कांग्रेस की सरकार थी उसने वक्फ कानून को और जो वक्फ बोर्ड हैं उनको इतनी ताकत क्यों दी, इसके पीछे क्या नीयत थी उनकी, इसको समझना जरूरी है। असीमित शक्तियों वाला वक्फ बोर्ड भारत में अब इतिहास बन गया है। मंदिर, गिरिजा, गुरुद्वारा से लेकर छोटे छोटे गांव, बड़ी बड़ी बस्तियों और साथ साथ बड़े बड़े मॉल, स्टेडियम्स और स्कूल कॉलेजों को वक्फ की संपत्ति बताकर भारत को पहले वक्फिस्तान और फिर भारत में एक और पाकिस्तान बनाने की मंशा रखने वाला वक्फ बोर्ड, असीमित शक्तियों वाला वक्फ बोर्ड अब भारत में इतिहास बन गया है। मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए वक्फ जो कानून है उसमें एक बड़ा संशोधन कर दिया, और इसीलिए जैसा मैंने कहा कि अब असीमित शक्तियों वाला वक्फ जो बोर्ड है, असीमित शक्तियों वाला जो वक्फ है, अब वो भारत में नहीं रहा, वो अब इतिहास बन गया है। 2 दिन तक संसद में इस पर बहस चली और उसके बाद जो वोटिंग हुई उसके नतीजे जो है सरकार के पक्ष में आए। लेकिन 2 दिन तक जो पूरी बहस चली, उस बहस को अगर आपने सुना हो, पहले लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा, इन दोनों बहस को अगर आपने सुना हो, तो इसमें विपक्ष ने दरअसल ज्यादा से ज्यादा भ्रम फैलाने की कोशिश की, भ्रम भी फैलाए। और दूसरी तरफ जो विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष के जितने नेता बोले, उनका जो वक्फ संशोधन विधेयक था उसके कंटेंट पर, उसके जो अहम बिंदु थे, उसके अहम प्रावधान थे, उन पर वो लोग कम बोले, बल्कि उनके ज्यादा भाषण जो हैं वो इस बात पर थे कि वो बार बार सवाल उठा रहे थे कि ये जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, एनडीए सरकार है, इसकी मंशा को लेकर, इसकी नीयत को लेकर सवाल उठा रहे थे। अब नीयत किसकी क्या है, इसका कोई पैमाना नहीं होता कि किसकी नीयत को आप कैसे आकलन करेंगे, कैसे आप अंदाजा लगाएंगे कि मोदी सरकार की नीयत क्या। और विपक्ष जो इस असीमित शक्तियों वाले वक्फ को बचाने की कोशिश कर रहा था, वक्फ कानून को, वक्फ बोर्ड को बचाने की कोशिश कर रहा था, विपक्ष की नीयत क्या है, ये तो बड़ा मुश्किल है इसका अंदाजा लगाना कि भाई किसकी नीयत क्या है। लेकिन ये सब बहस देखते हुए एक मन में मेरे सवाल उठा कि जब इस वक्फ कानून को, जो वक्फ बोर्ड को जो असीमित शक्तियां दे दी गई थी, तब उस वक्त की जो सरकार थी, यानी यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, जिसमें सोनिया गांधी और जिसमें राहुल गांधी असीमित शक्तियों के साथ थे, ठीक उसी तरह जिस तरह से आज वक्फ बोर्ड जो असीमित शक्तियों वाला था आज तक, ठीक उसी तरह से कांग्रेस के अंदर भले ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, लेकिन असीमित शक्तियां राहुल गांधी और साथ साथ सोनिया गांधी के पास थी। तो ये जो असीमित शक्ति वाले राहुल गांधी, सोनिया गांधी थे, उन्होंने, और जो कांग्रेस की सरकार थी उसने वक्फ कानून को और जो वक्फ बोर्ड हैं उनको इतनी ताकत क्यों दी, इसके पीछे क्या नीयत थी उनकी, इसको समझना जरूरी है। इससे पहले ये मैं आपको समझाऊं, इस मंशा की बात करूं, इस नीयत की बात करूं, उससे पहले एक छोटा सा आंकड़ा, बड़ा इंपॉर्टेंट जो आंकड़ा है, जो गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इस पूरी बहस के दौरान रखा। अमित शाह ने क्या बताया, 1913 से लेकर 2013 तक 100 साल का उन्होंने पीरियड बताया। उन्होंने कहा कि 100 साल में 1913 से 2013 तक जो पूरा का पूरा जो वक्फ बोर्ड्स हैं, देश भर में जो वक्फ बोर्ड है, उनके पास कितनी संपत्ति थी, उनके पास 18 लाख एकड़ जमीन थी। देश भर में 18 लाख एकड़ जमीन पर वो दावा करते थे। लेकिन 2013 में जब कानून में संशोधन हो गया और वक्फ बोर्ड को जब असीमित शक्तियां दे दी गई, तब क्या हुआ, तब दरअसल पूरे देश में वक्फ की जो संपत्तियां हैं वो बढ़कर 39 लाख एकड़ हो गई। 39 लाख एकड़, सोचिए 100 साल में जो है 18 लाख एकड़ थी, और उसके बाद जो है मुश्किल से 10 से 12 साल में जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो 21 लाख एकड़ बढ़ गई। जो 100 साल में थे उससे कहीं ज्यादा जो है वो 11-12 सालों में जो है वो संपत्ति बढ़ गई। अब इसके मायने क्या है, इसके मायने साफ है कि जब आपने वक्फ बोर्ड को जो असीमित ताकतें दे दी, शक्ति दे दी, उसके बाद वक्फ बोर्ड ने जो अपनी जमीनें बढ़ानी शुरू करी और भारत में एक वक्फिस्तान, और भारत में उस वक्फिस्तान के बाद भारत में एक मिनी पाकिस्तान बनाने की पूरी साजिश चल रही थी। अब इसमें कांग्रेस की मंशा पर बात करते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया होगा। देखिए, एक तो बात ये समझिए कि आपको अच्छी तरह से मालूम है, मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे यूपीए सरकार के, वो एक बार नहीं कई बार, और उनके
इस बयान को लेकर कई बार फैक्ट चेक हुआ, आज भी इसको लेकर के झूठ बोलने की और आज भी फैक्ट से भागने की कोशिश होती है। लेकिन मनमोहन सिंह का बड़ा खुला बयान है, उन्होंने साफ तौर पर ही कहा था कि भारत में जो संसाधन है उन पर पहला अधिकार जो है वो अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों का है। ये उनका बड़ा साफ स्पष्ट बयान था। इसको लेकर कई लोग चैलेंज करते हैं, लेकिन आज एक बार फिर मैं मनमोहन सिंह का वो बयान आपको सुनवा देता हूं जिसमें वो खुलेआम कह रहे हैं, बड़ी सभा में कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों का है। सुनिए बयान। I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I used the word all for all minorities, and I added for mayor, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. अब आप देखिए कि मनमोहन सिंह का यह बयान कितना खतरनाक है, क्योंकि भारत कोई इस्लामी मुल्क नहीं है। भारत जो है एक सदियों से अखंड हिंदू राष्ट्र रहा, जहां सनातन संस्कृति जो है, सनातन धर्म जो है वो पुष्पित और पल्लवित हुआ। उस धर्म के, उस भारत के अंदर, उस भारत के कई टुकड़े हो चुके हैं और भारत के जितने टुकड़े वो सब इस्लामी मुल्क बन चुके हैं। ये भारत सबसे जो आखिरी जो भारत का बंटवारा हुआ हम सबको मालूम है 1947 में, जो वो भी धर्म के आधार पर हुआ और धर्म के आधार पर वो इस्लाम के आधार पर हुआ और भारत का एक बड़ा टुकड़ा जो है इस्लामी देश बन गए। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ आज बांग्लादेश है। उसके बावजूद आप भारत के बचे हुए संसाधनों पर पहला हक अगर आप मुसलमानों का बता रहे तो दरअसल आपकी मंशा क्या है? ये अपने आप में बड़ा खतरनाक सोच है। ये मैंने आपको बयान भी सुनवा दिया, आप मनमोहन सिंह का बयान क्या था। अब दूसरी बात यह है कि दरअसल एक तो मनमोहन सिंह का बयान, इससे आप कांग्रेस की नीयत का अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2013 में क्या हो रहा था। अब आपको मैं पीछे लिए चलता हूं। देखिए, साल 2013 में बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी लगातार जो है वो देश भर में प्रचार कर रहे थे और ये तय था कि बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी होंगे। तो 2013 में जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने तय कर लिया था कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, दावेदार होंगे, और नरेंद्र मोदी जब चुनौती दे रहे थे, तब उस वक्त कांग्रेस की एक पूरी मंशा क्या थी? कांग्रेस की एक बड़ी मंशा थी कि उनको नरेंद्र मोदी को किसी भी हाल में देश का प्रधानमंत्री बनने से रोकना है। और इसीलिए गुजरात दंगों को लेकर और इसीलिए अमित शाह को जिस तरह से जो है सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस के अंदर उनको जो फंसाए गए, सारी जो चीजें चल रही थी, तीस्ता सीतलवाड़ की एंट्री, दुनिया भर में प्रोपेगेंडा फैलाना, सबके पीछे कांग्रेस का एक ही मकसद था, किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से रोकना है। तो दरअसल क्या ये उसी जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी, लार्जर कांग्रेस की एक पूरी योजना थी कि नरेंद्र मोदी को हर हालत में दिल्ली में आने से रोकना है, क्या उसी का एक पार्ट एंड पार्सल था कि भाई मुसलमानों को खुश करो? एक तो नरेंद्र मोदी पे एंटी मुस्लिम होने का आरोप लगाना है, दूसरी तरफ जो है मुसलमानों को भड़काना है, नरेंद्र मोदी आ जाएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, और उसके बाद जो है मुसलमानों को पटाना भी है। तो मुस्लिम वोट को अपनी तरफ करने के लिए उन्होंने जो है ये पूरा का पूरा जो है संशोधन 2013 में जो संशोधन आया वो इसीलिए आया क्योंकि ताकि मुस्लिम वोट हो। और इससे भी बड़ी बात ये कि आज ये सवाल पूछा भी जाना चाहिए कि क्या कोई अंडरहैंड डीलिंग हुई थी? जो कट्टरपंथी मुस्लिम थे, मौलाना थे, क्या उनके साथ कोई अंडरहैंड डीलिंग हुई थी कि भाई वक्फ बोर्ड को लेकर हम इतना असीमित अधिकार दे देंगे और उसके बदले में जो है कांग्रेस को जो है मुस्लिम ये मौलाना कट्टरपंथी जो है ऑब्लाइज करेंगे? क्या कोई ऐसी अंडरहैंड डीलिंग हुई थी? ये भी सवाल अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए दो चीजें हुई थी। एक तो कांग्रेस ने 2013 में जो है बड़ा एक अमेंडमेंट करके, संशोधन करके, जो वक्फ कानून है उसको जो है उसमें वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिया, और उसके बाद ठीक जिस दिन भारत के अंदर चुनाव की घोषणा होनी थी, आदर्श आचार संहिता लगनी थी, उससे ठीक कुछ घंटे पहले, उससे एक रात पहले जो है दिल्ली की 123 जो प्राइम प्रॉपर्टीज थी, प्राइम लैंड थी, वो जो है कांग्रेस की सरकार ने वो वक्फ के नाम कर दी। तो एक तरफ तो वक्फ को चुनौती देने वाली सारी धाराएं खत्म कर दी और दूसरी तरफ 123 संपत्तियां वक्फ के नाम दे दी। अब इसके बाद भी क्या क्या देने का प्लान होगा कांग्रेस का, ये तो तब पता चलता अगर कांग्रेस फिर से सत्ता में आ जाती, क्योंकि उससे हम मना नहीं कर सकते कि एक बार अगर कांग्रेस फिर सत्ता में आती तो शायद इस तरह के कुछ और कदम
कांग्रेस के द्वारा उठाए जाते हैं। अगर चुनाव से पहले 123 संपत्ति कांग्रेस कर सकती है, आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले कर सकती है, तो उसके आगे क्या क्या योजना होंगी, क्या क्या षड्यंत्र होंगे, क्या क्या साजिशें होंगी, इसका हमें अंदाजा नहीं। अब उससे भी आगे चल के करता हूं। सवाल यह कि कांग्रेस ने जो 2 कदम उठाए कि भाई 123 संपत्तियां भी देनी और वक्फ बोर्ड जो है उसको असीमित अधिकार देने। अब ये जो डीलिंग हुई थी, क्या इसमें एक पार्ट ये था कि नरेंद्र मोदी को रोकना है, क्या दूसरा पार्ट इसका ये था कि किसी भी तरह से राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। अब इस बात को मत भूलिए कि मनमोहन सिंह ये तय कर चुके थे कि अब वो अगली बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगली बार वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार दावेदार नहीं होंगे, ये मनमोहन सिंह तय कर चुके थे। तो कांग्रेस के अंदर ये बड़ा स्पष्ट था कि अगली बार जब, यानी 2014 के चुनाव के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो राहुल गांधी उनके प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं होंगे। तो फिर मनमोहन सिंह की जगह कौन प्रधानमंत्री होगा? सीधी सी बात है, राहुल गांधी। सोनिया गांधी की पूरी तैयारी थी, कांग्रेस की पूरी तैयारी थी कि राहुल गांधी को लॉन्च करके, और राहुल गांधी को लॉन्च किया भी गया 2014 में, 2019 में, 2024 में, बार बार राहुल गांधी को लॉन्च किया जा रहा है। तो 2014 में भी कांग्रेस की प्लानिंग यही थी। तो ये जो पूरा का पूरा जो साजिश की गई ना, वक्फ बोर्ड को असीमित ताकत देने की और 123 संपत्तियां देने की, इसकी पूरी की पूरी जो योजना थी वो ये कि नरेंद्र मोदी को रोकना है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। अब मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि इसके पीछे कुछ बड़ी साजिश थी, क्यों मैं कह रहा हूं? इसके 2 आधार हैं, क्योंकि कांग्रेस की नीयत क्या थी समझना पड़ेगा। इसके 2 आधार, आपको आधार कई सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये कांग्रेस ने 2 बड़े कदम उठाए मुसलमानों के पक्ष में और ये जो कट्टरपंथी मौलाना थे पक्ष में, और उसके बदले में कांग्रेस को क्या मिला। देखिए, कांग्रेस को पहला ये मिला, मेरे पास एक पूरी खबर है, ये आपको दिखा रहा हूं। दिल्ली के शाही इमाम जो हैं, उन्होंने ये दोनों चीज होने के बाद दिल्ली के शाही इमाम ने 2014 के चुनाव में उन्होंने बाकायदा कांग्रेस के पक्ष में फतवा जारी किया। शाही इमाम कहते हैं कि इस चुनाव में कांग्रेस को भरपूर वोट देने हैं मुस्लिम समुदाय को। ये फतवा जो है वो शाही इमाम का फतवा है, दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम। वो ये कहते हैं कि बाकी सब पार्टियों ने हमें जो है धोखा दिया है, तो इसलिए हम जो है कांग्रेस के अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। किसी और पार्टी को मुसलमान अगर वोट देंगे तो वो उनके वोट की वेस्टेज होगी, इसलिए उनको कांग्रेस के ही पक्ष में वोट देना है। ये शाही इमाम का फतवा है। दूसरा, इसको देखिए, और दूसरी तरफ अरशद मदनी, मौलाना अरशद मदनी, आप जानते हैं जमीयत उलमा हिंद से जुड़े हुए हैं, एक बड़े जो है मुस्लिम नेता हैं, जो अक्सर उलेमा हैं। उनका ये बयान आता है, वो ये कहते हैं कि भारत का एक बार फिर से बंटवारा हो जाएगा अगर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इसका, और इसमें वो कहते हैं कि किसी भी हालत में कांग्रेस के लिए वोट करना चाहिए सब लोगों को, जो है जितने मुस्लिम है, बीजेपी के किसी भी उम्मीदवार को लोगों को वोट नहीं करना चाहिए। तो ये 2 खबरें जो हैं वो क्या बताती हैं? 2014 की ये खबरें हैं और इनका सीधा संबंध 2013 के वक्फ अमेंडमेंट कानून से है। वक्फ में जो संशोधन किए गए, वक्फ को जो असीमित अधिकार दिए गए उनसे, और उसके बाद असीमित अधिकार देने के बाद जो 123 प्रॉपर्टीज दी गई, इन दोनों खबरों का सीधा संबंध उनसे है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दरअसल अपने बेटे को, कांग्रेस के युवराज को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए कांग्रेस ने दरअसल कितनी बड़ी डील एक तरह से की थी। नियत तो किसी के दिल में झांक कर नहीं देख सकते ना, आप उसका कोई यंत्र नहीं बनाए, लेकिन ये जो हमारे सामने जो एविडेंस है, उन एविडेंस के आधार पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस की नियत, यूपीए की नियत, सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की नियत उस वक्त क्या थी जब उन्होंने दरअसल वक्फ को इतने असीमित अधिकार दिए और 123 संपत्तियां भी दी। बाकी आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस पूरी खबरों का विश्लेषण आप भी अपने आप से करेंगे तो आपको भी बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।